हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं राज यादव और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम शुरू कर चुके थे मित्रों राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक स्वरूप, भू आकृतिक प्रदेश जो हम बात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं इनको राजस्थान के भौतिक प्रदेश, या हम कह सकते हैं भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप, या मित्रों हम इसको कह सकते हैं भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश। ये टॉपिक हम शुरुआत कर चुके थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों राजस्थान के भूगोल का भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश जो है। और सबसे पहला भौतिक प्रदेश हम शुरू कर चुके थे, नंबर 1। पहला जो भौतिक प्रदेश मित्रों हम शुरू कर चुके थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हम मित्रों बात करना चाहेंगे कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जिन मित्रों ने पिछली 3 क्लासें हम भौतिक प्रदेश की पढ़ चुके हैं, जिन मित्रों ने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी हैं, एक बार पिछली 3 क्लासों को जरूर देख लें ताकि ये सब चीजें समझ में आ सकें। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये कंटेंट पहुंच सके और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। हम यहाँ पर पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मित्रों पढ़ रहे थे, या इसी को हम कहते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान। क्या कह देंगे मित्रों? पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी जो रेतीला मैदान है मित्रों, या फिर इसको हम मित्रों सीधा सा कह सकते हैं थार का मरुस्थल। क्या कह देंगे? थार का मरुस्थल। पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश था, इस भौतिक प्रदेश को मैंने आपको इसकी संरचना वगैरह बता दी थी कि ये जो हमारा इस प्रकार से मित्रों राजस्थान है, और इस राजस्थान में ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम का जो पूरा का पूरा भाग है, ये हमारा पहला भौतिक प्रदेश आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं इसकी विशेषताओं को। आज मैं यहां पर बात करना चाहूंगा मित्रों कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष किसका माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता था मित्रों? तेथिस सागर का अवशेष है। हाँ जी, अगर इसके अवशेष की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा तो अवशेष किसका है? ये अवशेष है मित्रों तेथिस सागर का। किसका अवशेष है? तेथिस सागर। तेथिस सागर का अवशेष है क्या? हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हम बात करना चाहेंगे कि भारत के संदर्भ में ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का अवशेष है? तो मित्रों मध्य विशाल जो मैदान है, मध्य विशाल मैदान का ही अवशेष है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि मध्य विशाल जो मैदान था, ये एक खाई के रूप में निर्मित था। जैसे ही हमारी इंडियन प्लेट और हम बात करना चाहें यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में भिड़ी थी, और उसके कारण मित्रों यहाँ पर जो तेथिस सागर था, इसका ही मलबा ऊपर उठ के हिमालय बना था, और जो ऊपर उठा उसके पास में जो खाई बनी हुई थी, उसी खाई में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना के मैदान, ये जो नदियां हैं, ये अपना जल ले जा रही थी, और उसके कारण ये तलछट के कारण ये मैदान बना है, और इस मैदान को मध्य विशाल मैदान के नाम से जाना जाता था। और इसी का भाग है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो मध्य विशाल मैदान भी किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। और हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी मित्रों किसका अवशेष है? तेथिस सागर का अवशेष है। यहां से मित्रों प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, और प्रश्न क्या पूछा जाता है कि तेथिस सागर के अवशेषों के संदर्भ में सही है या नहीं है। हम मित्रों प्रश्न की यहां पर बात करना चाहेंगे तेथिस सागर के अवशेष। तेथिस सागर के अवशेष। तेथिस सागर के अवशेष के रूप में हम यहां पर मित्रों बात करना चाहें
तो हम देखना चाहेंगे कि तैतीस सागर के जो अवशेष हैं इनसे हमारे सामने कैसा प्रश्न बन सकता है। आपसे प्रश्न में कह सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। तो हम यहां पर तैतीस सागर के अवशेष देखेंगे कि कौन कौन से तैतीस सागर के अवशेष हैं। एक नंबर की विशेषता, थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता। सबसे पहली विशेषता कि थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की क्या पाई जाती है, प्रमुखता या प्रधानता पाई जाती है। दूसरी विशेषता की हम बात करना चाहेंगे तो नंबर 2 हम मित्रों बात करेंगे जीवाश्म खनिज। जो जीवाश्म खनिज हैं इनके बारे में मित्रों हम यहां पर बात करना चाहेंगे। खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ये आदि किसके अवशेष के रूप में होते हैं, जीवाश्म खनिज के तैतीस सागर के अवशेष के रूप में होते हैं। मित्रों तीसरे नंबर पर हम तैतीस सागर के अवशेष के रूप में अगर बात करना चाहेंगे तो हम बात करेंगे कुलधरा गांव जैसलमेर। और कुलधरा गांव जो जैसलमेर है, यहां मित्रों मछली के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, यहां पर मछली के अवशेष मिले हैं। मछली के अवशेष मिले हैं और कहां पर मिले हैं मित्रों, कुलधरा गांव जैसलमेर। हम बात करना चाहेंगे अगली विशेषता के रूप में, और अगली विशेषता के रूप में मित्रों आएगा नंबर 4। और 4 नंबर पर हम मित्रों बात करना चाहें तो आकल गांव जीवाश्म पार्क। आकल गांव जो जीवाश्म पार्क है, पूछा जाता है मित्रों कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आकल गांव जीवाश्म जो पार्क है ये मित्रों जैसलमेर में ही है। कहां पर है ये, जैसलमेर में ही है। और जुरेसिक काल का, जुरेसिक युग के ये अवशेष हैं, जीवाश्म हैं जो यहां पर इकट्ठे वनस्पति के जो अवशेष हैं, जुरेसिक युग की वानस्पतिक जो अवशेष हैं, वानस्पतिक जो अवशेष हैं या जीवाश्म हैं, इनको एकत्रित करने का स्थान है आकल गांव जीवाश्म जो पार्क है। इसको मित्रों आकलवुड फॉसिल्स पार्क बोला जाता है। क्या कहा जाता है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ये पूछा जाता है कई बार कि प्राचीन काल के जीवाश्मों को एकत्रित करने का जो स्थान है वो कौन सा है, तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है जो प्राचीन काल के जीवाश्मों को एकत्रित करने का स्थान है। आकल गांव जैसलमेर में बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहली नंबर 1 जो विशेषता है तैतीस सागर के रूप में, वो क्या है मित्रों, थार के मरुस्थल में अवसादी जो चट्टानें हैं। हम अगर बात करें मित्रों तो ये अवसादी चट्टानों से ही निर्मित है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है। और इन अवसादी चट्टानों के कारण यहां पर जो है खनिज तेल और पेट्रोलियम गैसें वगैरह की प्रधानता पाई जाती है थार के मरुस्थल में। तो सबसे पहला अवशेष नंबर 1। 2 नंबर पर आता है मित्रों जीवाश्म खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला वगैरह, ये भी इसी के अवशेष के रूप में तैतीस सागर के अवशेष के रूप में माने जाते हैं। और मित्रों 3 नंबर पे हम बात करना चाहेंगे तो तीसरा नंबर आता है क्या, कुलधरा गांव जैसलमेर है। और कुलधरा गांव जैसलमेर में किसके अवशेष मिले हैं, मछली के अवशेष
मिले हैं। और नंबर 4 है अक्कल गांव जीवाश्म पार्क, और ये कहां पर है? जैसलमेर में। जुरासिक युग के वानस्पतिक जो अवशेषों को एकत्रित करने का स्थान है वो है, और इसको कहा जाता है मित्रों क्या? आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि जो तैथिस सागर है, तैथिस सागर के अवशेष निम्न में से है या नहीं है। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है, किस प्रकार से ये तैथिस सागर के अवशेष के रूप में विशेषताएं हैं। मित्रों, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या ये भाग किसका था? थार के मरुस्थल का ही भाग है, हमारे राजस्थान में जो विस्तृत है। हमने देखा था कि हमारा जो थार का मरुस्थल है ये 2 देशों में विस्तारित है वर्तमान में, पाकिस्तान और भारत। 62% के लगभग हमारे भारत में, और लगभग 38% है इसका भाग कहां पर है? पाकिस्तान में है। हम देखना चाहेंगे कि थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल के अवशेष के रूप में हमारे यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, यानी थार के मरुस्थल की विशेषताओं की हम मित्रों यहां पर बात करना चाहेंगे। थार का मरुस्थल की विशेषताएं, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे मित्रों कि तैथिस सागर है, और तैथिस सागर के मरुस्थल की, तैथिस सागर की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसी प्रकार से हम बात करना चाहेंगे यहां पर थार के मरुस्थल की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं थार के मरुस्थल की, जिनके कारण हमारा ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना हुआ है। एक और पहली विशेषता जो आएगी मित्रों यहां पर वो हो जाएगी नंबर 1, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या जैव विविधता वाला मरुस्थल है। पहली विशेषता थार के मरुस्थल की कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या जैव विविधता वाला मरुस्थल है, तो कौन सा है मित्रों? हमारा थार का मरुस्थल है। हम बात करना चाहें इसकी दूसरी विशेषता की मित्रों, तो नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र परिवर्तन को, ऋतु चक्र को नियमित करता है। हम बात करना चाहें दूसरी विशेषता थार के मरुस्थल की, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है, तो कौन करता है? थार का मरुस्थल करता है। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे नंबर 3, और तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन करता है? थार का मरुस्थल। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, कौन करता है? थार का मरुस्थल। तो ये 3 विशेषताएं हैं थार के मरुस्थल की। देख लीजिएगा, हम बात करना चाहेंगे यहां पर कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। पहले तो ये शब्द आया है भारतीय उपमहाद्वीप। मित्रों, हमारा ये जो इस प्रकार से भारत है, और इस भारत में हम बात करना चाहेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की, तो देख लीजिएगा, मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि क्या है भारतीय उपमहाद्वीप। ये इस प्रकार से हमारा भारत है मित्रों, और इस भारत में अगर हम बात करना चाहेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रश्न की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्न में से कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, और वहां से हमें छांटना पड़ता है।
देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा आपसे, एक है उपमहाद्वीप। देखिए, एक है मित्रों महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। और एक है इससे पहले द्वीप। द्वीप, महाद्वीप, और मित्रों एक आ जाता है उप महाद्वीप, और मित्रों एक आ जाता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। इनके अंतर स्पष्ट समझें आप, क्या क्या अंतर है इनमें। सबसे पहली बात हमारी है द्वीप। क्या होता है द्वीप? स्थलखंड का वह छोटा भाग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ होगा, क्या कहलाएगा मित्रों? द्वीप कहलाता है। स्थलखंड का वह भाग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ होगा, क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं महाद्वीप। द्वीप और द्वीप के आगे क्या जुड़ा है मित्रों? महा। क्या जुड़ा है? महा। और महा यानी होता है बड़ा। हम द्वीप में कह रहे थे कि छोटा स्थलखंड का भाग जो चारों तरफ से विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, द्वीप। लेकिन इसके आगे जुड़ गया महा यानी बड़ा, यानी स्थलखंड का वह बड़ा भाग जो चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ होगा, क्या कहलाएगा मित्रों? महाद्वीप। हम बात करना चाहें उपमहाद्वीप, एक ऐसी विशेषताएं, एक ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं अपने आप में जिस क्षेत्र की होंगी, उसको हम क्या कह देंगे? उप महाद्वीप। अपने खुद की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर निर्भर होता है, वो है उपमहाद्वीप। हम बात करना चाहें मित्रों प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है कि ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होगा और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ होगा। ये देख लीजिए आप, हमारा जो ये भारत है, और इस भारत में ही हम देखना चाहें, दक्षिण में आता है हिंद महासागर, पश्चिम में आता है अरब सागर, और यहां पर आती है मित्रों बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा भारत है प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है हमारा भारत देश। तो ये उदाहरण आप ले सकते हैं प्रायद्वीप। तीन तरफ से ये हमारा जो भारत है, इधर से स्थल से, इधर से अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो ये ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा होगा और एक तरफ से किससे घिरा होगा मित्रों? एक तरफ से घिरा हुआ होगा किससे? स्थल से। वो क्या कहलाएगा? महाद्वीप। ये प्रायद्वीप। और मित्रों प्रायद्वीप के विपरीत अगर हम लेना चाहेंगे तो वो कहलाती है खाड़ी। क्या कहलाती है? खाड़ी। हम बात करना चाहें, जैसे हम बात करें खंबात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी, मित्रों ये यहां पर आती है हमारे भारत में खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। हम बात करेंगे तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग और एक तरफ से जल से घिरा हुआ भाग होगा, वो क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी। देख लीजिएगा, प्रायद्वीप वह है जो तीन तरफ से जल से घिरा है, एक तरफ से स्थल से घिरा है। लेकिन खाड़ी की अगर हम बात करें, एक तरफ से जल से और तीन तरफ से मित्रों ये देख लीजिएगा, ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? खाड़ी। चलिए हम बात कर लेते हैं मित्रों कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप मानसून को किस प्रकार से आकर्षित करता है, इसकी हम बात करना चाहेंगे। हम अगर बात करें मित्रों कि जो थार का मरुस्थल है, ये थार के मरुस्थल की विशेषता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को क्या कर लेता है? आकर्षित। हम जब उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं तो उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं मित्रों? हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं मित्रों? 5 देश सम्मिलित हैं। देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 5 देशों में हम बात करें, सबसे पहले हमारा भारत, इसके बाद में मित्रों नंबर 2 पाकिस्तान जो हमारे भारत से ही अलग हुआ है, और 3 नंबर पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो आता है नेपाल। क्या आएगा मित्रों? नेपाल।
और इसके बाद में मित्रों आता है भूटान। क्या आएगा मित्रों? भूटान। और नंबर 5 पर मित्रों आता है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। ये 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। अब कैसे आपको याद रखने हैं मित्रों, इनको थोड़ा सा आप ध्यान दें। हमारा ये जो भारत है, इस प्रकार से मित्रों इस भारत के चारों तरफ एक वृत्त बना दीजिए। क्या बना दीजिए? इस प्रकार से एक वृत्त हम बना देंगे और इस वृत्त के अंतर्गत आने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहां पर पाकिस्तान, यहां पर नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश और एक हमारा खुद भारत। ये 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। तो आप याद रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। हम हमारे पॉइंट पे चलते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप को आपने जाना कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? 5 देशों का समूह है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है मानसून को आकर्षित कैसे करता है? ये थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा आता है मित्रों थार का मरुस्थल। ये क्या है? यहां पर थार का मरुस्थल है, क्योंकि हमारे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यहां पर पाया जाता है ये थार का मरुस्थल। अब ये मानसून को आकर्षित कैसे करता है? हमने देखा मित्रों कि थार के मरुस्थल में तापमान सर्वाधिक है। तापमान क्या है? सर्वाधिक है। और वायुदाब क्या है मित्रों? न्यूनतम है। वायुदाब क्या है? न्यूनतम। अब हम बात करना चाहेंगे कि मानसूनी जो पवने हैं, ये मानसूनी पवने हिंद महासागर से उठती हुई न्यून वायुदाब की तरफ आती हैं। अधिक वायुदाब से और न्यून वायुदाब की तरफ ये पवने चलती हैं। तो ये हमारा न्यून वायुदाब वाला जो क्षेत्र है ये आकर्षित करता है। इसके अलावा दूसरा जो न्यून वायुदाब वाला क्षेत्र है मित्रों, ये है तिब्बत का पठार। कौन सा है ये? तिब्बत का पठार। ये भी जो है भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है, तिब्बत का पठार भी। लेकिन हम यहाँ पर थार के मरुस्थल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो हम एक ही लेंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये थार का मरुस्थल जो है आकर्षित करता है मानसूनी पवनों को। तो मानसूनी पवने अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं, और यहां पर क्या होता है? न्यून वायुदाब। तो ये जो है आकर्षित करता है मानसूनी पवनों को। तो ये विशेषताएं हैं हमारे थार के मरुस्थल की। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि थार के मरुस्थल की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप ध्यान रखें, ये विशेषताएं हैं जो थार के मरुस्थल की विशेषताएं हैं, जिनके संदर्भ में प्रश्न बनता है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहली विशेषता, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो कौन सा है? थार का मरुस्थल। नंबर 2 विशेषता आएगी, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। तो कौन करता है मित्रों? थार का मरुस्थल। और तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी पवनों को आकर्षित या मानसून को आकर्षित करता है। तो कौन करता है? थार का मरुस्थल करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल आता है 61.11% भाग पर जो है, और वर्ग किलोमीटर में मित्रों हम बात करते हैं तो 2,09,000 के लगभग इसका जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। और मित्रों हम बात करना चाहें इससे आगे, तो इसकी जो जनसंख्या है लगभग हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग यहां पर निवास करता है। हम यहां पे जलवायु को देख चुके थे। 2 प्रकार की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु यहां पर होती थी। वर्षा का वितरण हम देख चुके थे, 50 से कम या 20 से 40 हम कह सकते हैं वर्षा का वितरण। इसके बाद में हम यहाँ की वनस्पति देख चुके थे। मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति यहाँ की वनस्पति को कहा जाता है। और इसके बाद में मित्रों और हम बात करें तो यहाँ की जो फसलें थी, मुख्यतः यहाँ पर बाजरा की फसल होती थी, और बाजरे के साथ में मूंग, मोट, ग्वार वगैरह ये फसलें यहाँ पर मुख्यतः हो पाती हैं, जो ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, कितने थे मित्रों? 12 जिले इसके अंतर्गत आते थे।
मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न से कौन सा जिला है जो थार के मरुस्थल में या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको 12 जिले याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में तो यही पूछा गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है मित्रों, ये थर्ड ग्रेड 2012, थर्ड ग्रेड 2013, राजस्थान पुलिस के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो अब आपसे यह पूछा जा सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा जिला है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इसके 12 जिले मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए हैं। आप उस पिछली क्लास को जरूर देख लें ताकि आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके और यहां से आने वाले प्रश्नों को आप हल कर सकें। हमने इसके 2 भाग विभाजित कर दिए थे मित्रों पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में जो 2 भाग विभाजित हमने किए थे, हम बात यहां पर कर लेते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम शुष्कता के आधार पर कितने भागों में बांट चुके थे मित्रों? 2 भागों में बांट चुके थे। देख लीजिएगा इसके जो 2 भाग हैं, सबसे पहला भाग मैं बात करना चाहूंगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है मित्रों, और दूसरा आता है नंबर 2 अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमने मित्रों इस प्रदेश को किसके आधार पर, शुष्कता के आधार पर 2 प्रदेशों में 2 भागों में विभाजित, 2 उपभागों में विभाजित किया था। एक आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हमने देखा कि पिछले सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी पूछा गया था और भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो इस प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये भौतिक प्रदेश बना हुआ है। और पहला भौतिक प्रदेश हमारा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है मित्रों, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे थे, इसके हम देखना चाहेंगे। देख लीजिएगा पिछली क्लास में हमने देखा था कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ये तैतीस सागर का जो अवशेष है और तैतीस सागर के अवशेष के रूप में क्या प्रश्न पूछा जाता है, थार के मरुस्थल के अवशेष के रूप में क्या प्रश्न यहाँ से विशेषताओं के रूप में पूछा जाता है। ये हम प्रश्नों की बात कर चुके हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि हमारा ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है मित्रों, ये जो हमारा जो राजस्थान है और इस राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो तो कौन सी है मित्रों? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो हमारे राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित कर देती है, एक पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। हम देखना चाहेंगे मित्रों इसके अलावा कि हमारे इसके पश्चिम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का पूरा भाग है जो क्या कहलाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत यहां पर जो एक रेखा है और इस रेखा की मित्रों मैं बात करना चाहूंगा आपसे, पश्चिम में जो एक रेखा है यहां पर इस प्रकार से, और ये रेखा है मित्रों 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या है ये? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आती है। और मित्रों एक बात करना चाहेंगे तो यहां पर एक रेखा आती है और वो रेखा आती है, कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक रेखा आती है और इस रेखा को हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और मित्रों एक और रेखा हम देखना चाहेंगे तो यहां पर ही एक रेखा और आती है और उस रेखा को हम कहेंगे कि ये रेखा है कौन सी? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। चलिए इस प्रकार से हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना हुआ है। हम बात करना चाहेंगे
कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की जो क्षेत्र है उसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। प्रश्न यहां से कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो आपके सामने या तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आएगा या मित्रों 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा आएगा, जो हमारे राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। इसके बाद में आगे हम बढ़े तो हमारे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिम की जो रेखा है वो है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। हम ये कह सकते हैं, प्रश्न पूछा भी गया है कि हमारे जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी पश्चिमी जो वर्षा रेखा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसलमेर जिले से गुजरने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। या फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य कौन सी वर्षा रेखा सीमा का निर्धारण करती है, तो मित्रों 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो इस पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। या फिर इससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेड क्लिप रेखा के सहारे कौन सी वर्षा रेखा है जो गुजरती है, तो भी हमारा उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर रेखा के संदर्भ में जो भी प्रश्न आया मैंने आपको बताया। जैसलमेर से जिले से गुजरने वाली वर्षा रेखा तो 10 सेंटीमीटर, हमारे राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली पश्चिमी जो वर्षा रेखा है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, रेड क्लिप रेखा के सहारे गुजरने वाली वर्षा रेखा है तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। हम देखना चाहें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के संदर्भ में प्रश्न क्या पूछा जाता है, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको दो भागों में बांटने का जो कार्य करती है वो कौन सी है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, एक पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हाँ जी, इसके बाद में आगे हम चलते हैं तो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है, पिछले ही सेकंड ग्रेड के परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और ऑप्शन में दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बी ऑप्शन में दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सी ऑप्शन में दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और डी ऑप्शन में दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी वर्षा रेखा है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, तो कौन सी करेगी मित्रों, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रकार से आप याद रखें, सीधा सा इन वर्षा रेखाओं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। इन वर्षा रेखाओं के संदर्भ में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मैंने 500 सेंटीमीटर को बताया, 500 मिलीमीटर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को ही कहा जाता है। यहां से भी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा है। कौन सी है, 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में विभाजित
कर देती है। हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये दो भागों में विभाजित करती है। हम देखने का प्रयास करेंगे मित्रों कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में जो बांटने वाली रेखा थी और वो रेखा किस प्रकार से इस प्रदेश को दो भागों में बांटती है। ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये क्या कर देती है मित्रों, इसको इस प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, एक मित्रों यहां पर आ जाता है ये वाला जो प्रदेश है इसको तो हम कह देते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कह देंगे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये वाला जो प्रदेश है मित्रों हमारा, इस प्रदेश को हम कह देते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कह देंगे इसको, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित कर दिया, एक शुष्क मरुस्थलीय और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दो उपभागों में हमने बांट लिया है। चलिए मित्रों हम देखना चाहेंगे पहला जो मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा नंबर 1, इसका उपभाग जो दो हुए हैं, उपभाग, और उपभाग कितने हुए, दो। इन दो उपभागों में से मित्रों पहले उपभाग को हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे और पहला जो हमारा उपभाग है वो क्या है, नंबर 1 है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और मित्रों इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है मित्रों यहां पर बालू का स्तूपों की प्रधानता बहुत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बालू का स्तूप। इसका जो विस्तार है सबसे पहले देख लीजिए, इसका विस्तार अंतरराष्ट्रीय सीमा जो ये है इससे लेके और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर और कहां तक, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक जो है क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है, यहां से और यहां तक। हम अगर इसकी भी अगर बात करें मित्रों तो इस प्रदेश को भी जो है धरातलीय स्वरूपता के आधार पर दो उपभागों में बांट दिया जाता है। कितने उपभागों में, दो उपभागों में जो है इसको भी बांट दिया जाता है। धरातलीय स्वरूपता के आधार पर जो बालू का स्तूपों की मात्रा पाई जाती है उसके आधार पर इसको यहां पर बांट दिया जाता है दो भागों में। आधार क्या लिया जाता है, धरातलीय स्वरूप, और धरातलीय स्वरूप में भी कौन सा आधार लिया जाएगा, बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप क्या होते हैं मित्रों, इसको आप जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देख लीजिएगा बालू का स्तूप क्या होते हैं। ये बालू का स्तूप जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपर्दन या निक्षेपण का ही प्रतिफल है। अपर्दन या निक्षेपण का ही प्रतिफल है और वो क्या है, बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप क्या कहते हैं कि वायु के द्वारा, वायु अपर्दन के द्वारा मिट्टी का या रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इस प्रकार से जो टीले नुमा आकृति बन जाती है उनको ही क्या कहते हैं, हम बालू का स्तूप कहते हैं।
तो इन बालूका स्तूपों के आधार पर ही मित्रों इस प्रदेश का कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजन किया गया है, 2 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। अब कैसे कैसे किया गया है देख लीजिएगा। सबसे पहला नंबर 1 बात करूं मैं तो बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा मित्रों तो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। 2 क्षेत्र आते हैं मित्रों, बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। हम बात करना चाहेंगे बालूका स्तूप युक्त जो क्षेत्र हैं वो तो मित्रों आते हैं कितने पर? युक्त क्षेत्र, और ये आता है 58.5% भाग पर आता है बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र जो आता है। इस प्रकार से हमने पश्चिमी जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण के अंतर्गत जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। उप भागों में बालूका स्तूप युक्त प्रदेश और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% भाग आता है इसका, और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग आता है 41.50% भाग आता है। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हम यहाँ पर देखना चाहेंगे बालूका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है मित्रों, ये वाला जो क्षेत्र आता है बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये इस प्रकार से यहाँ का ये जो क्षेत्र आता है ये आता है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसको क्या कहते हैं हम? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। जो ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों के जो है जिलों में विस्तारित है। और मित्रों इस प्रदेश की अगर हम पर्टिकुलर स्थानों की बात करें तो यहां पर तो आता है पोखरण जैसलमेर में, यहां पर आता है मित्रों फलोदी जोधपुर में है, और यहां पर मित्रों आता है बालोतरा। कौन सा आएगा? बालोतरा है, बाड़मेर में है। तो इनके मध्य का ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यहां पर बालूका स्तूप नहीं, यहां पर अवसादी चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानों की जो है मुख्यतः यहां पर प्रमुखता पाई जाती है, और इस अवसादी चट्टानों के कारण यहां पर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जो है कोयले आदि की प्रधानता पाई जाती है। चूना पत्थर की चट्टानें भी मुख्य रूप से यहाँ पर मित्रों पाई जाती हैं। इसको क्षेत्र को जो है मित्रों हम्मादा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्मादा के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। हम्मादा क्या होता है ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। हम्मादा मित्रों पथरीला मरुस्थल जो होता है उसको क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। पथरीला मरुस्थल ही क्या कहलाएगा मित्रों? हम्मादा के नाम से जाना जाता है। ये पथरीला जो मरुस्थल है तो इस क्षेत्र को हम हम्मादा कहते हैं, या हम्मादा या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो ये भाग है मुक्त प्रदेश वाला क्षेत्र इसको हम्मादा, क्योंकि अवसादी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, चट्टानी मरुस्थल है ये, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? हम्मादा। ये मरुस्थल का प्रकार है जो कि पथरीला मरुस्थल है। आपको देखने को मिलेगा जब हम मरुस्थल के प्रकारों की बात करेंगे। तो इसका ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है पोखरण तो आता है मित्रों जैसलमेर में, फलोदी आता है जोधपुर में, और बालोतरा आता है बाड़मेर में। हम देखना और चाहे मित्रों तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है बालोतरा बाड़मेर से और पोखरण तक, यहाँ पर जो अवशिष्ट चट्टानें ये पाई जाती हैं, इन अवशिष्ट चट्टानों को मित्रों मगरा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में अवशिष्ट चट्टानों को क्या कहा जाता है? मगरा। हम अरावली पर्वतीय माला भी पढ़ेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में उदयपुर जिले की जो अवशिष्ट चट्टानें होंगी उनको भी स्थानीय भाषा में मगरा के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान में अवशिष्ट जो चट्टानें हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? मगरा के नाम से मित्रों जाना जाता है। तो ये स्थानीय भाषा में हो गया इनका नाम
मगरा अवशिष्ट जो चट्टाने हैं यहाँ पर बालोतरा, बाड़मेर से और पोखरण, जैसलमेर तक इनका एक क्रम पाया जाता है अवशिष्ट चट्टानों का, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, मगरा के नाम से जाना जाता है। और अवसादी चट्टानों और चूने पत्थर की चट्टानों की मुख्यतः यहाँ पर जो है मित्रों क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। तो ये प्रश्न यहाँ से आ जा सकता है कि इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाए जाने के कारण और इसका जो है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और इनकी जो है मुख्यतः प्राप्त जो है प्रधानता पाई जाती है। हम देखना चाहेंगे यहाँ पर मित्रों कि हमारा जो बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, जो कि लगभग इस क्षेत्र के अलावा ये जो पूरा क्षेत्र आएगा, ये क्षेत्र पाया जाता है 58.50% भाग पर पाया जाता है लगभग। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र के जो क्षेत्र आएगा कि कितना प्रतिशत भाग पर ये विस्तारित है, तो देख लीजिए मित्रों, ये लगभग 58.5% भाग पर विस्तारित है। इसमें हम देखना चाहेंगे कि बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप हमने देखा कि वायु अपर्दन का ही ये परिणाम है, जो अपर्दन या निक्षेपण का परिणाम है, जिनके द्वारा बालू का स्तूप बनते हैं पश्चिमी राजस्थान में। अब कैसे कैसे बनते हैं इनकी बात करें तो सबसे पहला बात करेंगे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है, इसके बारे में मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है। देख लीजिएगा, पवन के समानांतर हम बात करेंगे मित्रों यहाँ पर कि ये जो बालू का स्तूप है किसको कहते हैं हम, पवन के समांतर पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये इस प्रकार से बनते हैं मित्रों, इस प्रकार से जो ये बनते हैं, और ये बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य। सीधा सा ये पवन के समांतर या फिर मित्रों हम इनको ये भी कह सकते हैं कि पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के समांतर बनते हैं, या फिर अनुदिश बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं उनको क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। और इनको मित्रों रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। कौन से, रेखीय बालू का स्तूप भी किनको कहा जाता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को ही कहा जाता है। 2013 के पीटीआई के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि सीप क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों, सीप क्या है, ये पीटीआई 2013 के पेपर में पूछा गया था। सीप मित्रों हम बात करेंगे तो ये जो होता है दिशा के, पवन के दिशा समानांतर जो अनुदिश होता है बालू का स्तूप, इसको ही क्या कहा जाता है, सीप। तो सीप क्या होगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप ही क्या है, एक सीप कहलाता है। ये तो होता है पहला हमारा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। हम देखने का प्रयास करेंगे कि अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है पवन के समांतर या पवन की दिशा के समांतर कह दीजिए या अनुदिश कह दीजिए, ये बालू का स्तूप कौन सा हो जाएगा, या इसको रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। और एक बार सीप क्या है इसके संदर्भ में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी रुक जाओ,
हम दूसरा बालू का स्तूप देखने का प्रयास करें। दूसरा जो बालू का स्तूप होगा हमारा, वो होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होगा मित्रों, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो बालू का स्तूप है, ये पवन की जो दिशा है, देख लीजिएगा इस प्रकार से बनेंगे। पवन की दिशा और पवन की दिशा के लंबवत ये इस प्रकार से बन रहे हैं। मान लीजिए ये जो है, और यहां पर ये अवरोध उत्पन्न होता है। तो पवन की दिशा के लंबवत, और यहां से ये जो बालू का स्तूप बन रहे हैं, ये बालू का स्तूप ये कहलाते हैं। यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हम किसको कह देंगे? पवन की दिशा के लंबवत या समकोण, लंबवत या समकोण दिशा में बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ, या यूं कह दीजिए अवरोध बालू का स्तूप। यह अवरोध हो रहा है यहां पर, तो अवरोध बालू का स्तूप भी इनको कह सकते हैं। पवन की दिशा, इसको रोका गया, अवरोध हुआ, और इस प्रकार से जो ये बालू का स्तूप बने, इसको लंबवत या समकोण बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। तो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और मुख्यतः इनकी जो प्रधानता पाई जाती है, वो जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की प्रधानता पाई जाती है। हम और बात करना चाहें, तीसरा जो बालू का स्तूप होगा, वो होगा मित्रों बरखान, या इसको बरछान कह सकते हैं। बालू का स्तूप होगा, या मित्रों इसको कह देते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होगा। ये जो बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। तो कौन सा है? बरखान या बरछान बालू का स्तूप है, जो गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इस प्रकार की जो ये आकृति होगी, ये अर्धचंद्राकार, ये कौन से होंगे? बरखान बालू का स्तूप या गतिशील, सर्वाधिक गतिशीलता इनकी होती है। प्रश्न एक यहां से पूछा जाता है कि मरुस्थली जो करण है, मरुस्थलीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है या मरुस्थलीकरण को बढ़ाने का कारण है, तो वो कौन सा बालू का स्तूप है मित्रों? बरखान जो बालू का स्तूप है, या मरुस्थलीकरण के लिए जो उत्तरदायी, हम ये लिख सकते हैं कि मरुस्थलीकरण जो है, और मरुस्थलीकरण के लिए जो उत्तरदायी बालू का स्तूप, यानी मरुस्थलीकरण के लिए जो उत्तरदायी बालू का स्तूप है, वो कौन सा होगा मित्रों? बरखान बालू का स्तूप है, जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी बालू का स्तूप है। और हम इसकी बात करना चाहें तो ये जो मुख्य रूप से पाया जाता है भालेरी चूरू, कहां पर पाया जाता है? भालेरी चूरू में, और मित्रों सूरतगढ़ में पाया जाता है, बालोतरा बाड़मेर में होता है, फलोदी जोधपुर में होता है। इसके अलावा इसका हम प्रमुख क्षेत्र देखना चाहें कि मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में आता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आएगा? मुख्य रूप से बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्षेत्र मुख्य रूप से आएगा तो शेखावाटी, और स्थान आएगा तो भालेरी चूरू आएगा,
बालोतरा, बाड़मेर और इसके अलावा और जो क्षेत्र हैं वहां पर ये पाया जाता है। कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक है तो भी कौन सा है मित्रों? बरखान बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशीलता होने के कारण यह कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, बरखान बालू का स्तूप। और इसकी मुख्यतः जो क्षेत्र है वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र है। और मरुस्थल के लिए उत्तरदायी भी है तो कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप है, ये मरुस्थल के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। हम बात करेंगे अगले जो आएगा नंबर 4, पैराबोलिक। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है मित्रों, इस पैराबोलिक बालू का स्तूप की अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में विस्तृत पाया जाता है। और ये पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये एक बालू का स्तूपों का प्रकार है। इसके आगे हम देखना चाहें और मित्रों तो एक बालू का स्तूप और हम यहां पर बात कर सकते हैं, तारा बालू का स्तूप। कौन सा आएगा? तारा बालू का स्तूप। और ये तारा बालू का स्तूप भी लगभग सभी जगह देखने को मिलता है, ये तारा बालू। और हम बात करें अगला जो बालू का स्तूप होगा वो होगा मित्रों सब्र काफिज। सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है, ये सब्र काफिज यानी जो छोटे बालू का स्तूप होते हैं, छोटे बालू का स्तूप, इनको क्या कहा जाता है? सब्र काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी मुख्य रूप से सब्र काफिज जो बालू का स्तूप हैं ये झाड़ियों में बनते हैं। कहां पर बनेंगे? झाड़ियों में बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं वो कौन से हैं? सब्र काफिज। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से एक झाड़ी है और इस झाड़ी में यहां पर ये जो बालू का स्तूप बन रहा है, ये झाड़ी में, ये कौन सा है? सब्र काफिज बालू का स्तूप है। और ये लगभग राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पैराबोलिक फिर भी जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र है और यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ये जो सब्र काफिज है, ये झाड़ियों में बनने वाला बालू का स्तूप, ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप है। आज की क्लास में हम यहीं तक बात करना चाहेंगे। अगली क्लास में दूसरा जो हमारा वर्गीकरण होगा मित्रों इसी का, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं तक हम बात करेंगे। आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत। हम मित्रों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो पढ़ रहे थे और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत बालू का स्तूपों की हम बात कर रहे थे कि जो बालू का स्तूप हैं ये होते क्या हैं। पश्चिमी राजस्थान में वायु अपर्दन के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर टीलेनुमा जो आकृति बनती है, इस प्रकार से ये जो टीलेनुमा आकृति बनती है ये क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप कहलाते हैं। हमने कई प्रकार के बालू का स्तूप देखे हैं कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये जो राजस्थान में पाए जाने वाले बालू के स्तूप हैं। हम जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं मित्रों, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को ही बालू का स्तूप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, देखिए ये शब्दों को ध्यान रखें आप, बालू का स्तूप युक्त और दूसरा आता है मित्रों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दो प्रदेश आते हैं, ये एक युक्त है और एक मुक्त है। जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो तो होगा मुक्त, और जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो होता है मुक्त। तो बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र आता है मित्रों लगभग 60% कह दीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, या सही मायने में 58.50% भाग है, ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। लेकिन बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्रफल आता है वो 41.50% के लगभग आता है, 41.50, यानी लगभग 40% और लगभग 60% बालू का स्तूपों का जो है यहाँ पर इन दोनों की क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। हमने ये देखा था, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो बालू का स्तूप हैं, इन बालू का स्तूपों के आधार पर ही ये जो हम मुक्त प्रदेश पढ़ रहे थे कि हमारे राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, ये जो हमारा इस प्रकार से देखा था हमने कि ये आता है पोखरण आएगा, और मित्रों ये आता है जोधपुर में आता है, ठीक है, और ये आता है बालोतरा, ये क्या आएगा?
बालोतरा। इस प्रकार से हमने देखा था ये। तो ये जो क्षेत्र आता है ये मुक्त वाला क्षेत्र है और इसके अंतर्गत जो है बालों का स्तूपों की प्रधानता नहीं पाई जाती है। इसमें अवसादी चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। ये हम बात कर रहे थे अभी क्लास में, हाँ जी पीछे। तो अब हम बात करना चाहेंगे यहां पर कि ये जो है यहां पर मुख्य रूप से इनको हम्मादा कहा जाता है। क्या कह रहे थे हम? हम्मादा कह रहे थे कि ये जो क्षेत्र है मुक्त वाला ये मुख्यतः हम्मादा है। और हम्मादा क्या होता था? हम्मादा हमने देखा कि एक पथरीला मरुस्थल है। क्या है ये? पथरीला जो मरुस्थल है इसको ही क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है। यानी पथरीला मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। तो मित्रों हम यहां पर बात कर लेते हैं मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल और मरुस्थल के प्रकार। देखिए मरुस्थल के प्रकारों की अगर हम बात करना चाहेंगे कि मरुस्थल के कितने प्रकार होते हैं तो देख लीजिएगा मित्रों। सबसे पहला नंबर 1 होता है इर्ग। क्या होगा? इर्ग। सबसे पहला प्रकार होता है इर्ग। इर्ग क्या होता है? संपूर्ण मरुस्थल होगा। इसमें क्या होगा? संपूर्ण मरुस्थल, यानी जो पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? इर्ग कहलाता है। नंबर 2 पर हम बात करें रैग। क्या आता है? रैग। मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित जो मरुस्थल होगा वो क्या कहलाएगा? रैग के नाम से जाना जाता है। बात करें हम नंबर 3 तो हमारा आ जाता है तीसरे नंबर पर हम्मादा, जो अभी हम ही देख रहे थे। और हम्मादा कहते हैं किसको? पथरीला मरुस्थल। तो हम देखना चाहें कि हम्मादा होगा पथरीला मरुस्थल, रैग होगा मिश्रित मरुस्थल और इर्ग होगा संपूर्ण जो मरुस्थल है पूरा का पूरा मरुस्थल क्षेत्र वो इर्ग के नाम से जाना जाता है। अब हम यहां पर हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखना चाहें कि ये जो हम्मादा है इस प्रकार से मुक्त वाला क्षेत्र और इसके चारों तरफ पाया जाने वाला जो मरुस्थल होगा वो कौन से प्रकार का मरुस्थल होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्त प्रदेश के अलावा जो युक्त क्षेत्र हमारा है राजस्थान का उसमें कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो मित्रों रैग प्रकार का मरुस्थल यानी मिश्रित मरुस्थल है जो यहां पर पाया जाएगा। इन क्षेत्रों में जो आएगा तो कौन सा आएगा? मिश्रित मरुस्थल यानी रैग मरुस्थल का विस्तार यहां पर पाया जाता है। हम बात करना चाहेंगे तो चलिए यहां पर एक शब्दावली और हम बात कर लेते हैं मित्रों। एक होता है मरु। क्या होता है? मरु। एक होता है मेरु और एक होता है मित्रों माल। देख लीजिएगा मरु, मेरु, माल और मित्रों एक आता है माले खैराड़। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मरु का मतलब होगा यहां पर मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल। मरु का मतलब हो जाएगा मरुस्थल। मेरु का मतलब होता है पर्वतीय भाग या पर्वतीय क्षेत्र होगा और मित्रों माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र और माल खैराड़ ये एक पर्टिकुलर स्थान है। टोंक, अधिकांश टोंक और भीलवाड़ा के लगभग का जो मध्य का क्षेत्र है उसको माल खैराड़ के नाम से जाना जाता है। मालपुरा टोंक के आसपास का और भीलवाड़े का जो क्षेत्र है वो किसके नाम से जाना जाता है? माल खैराड़ के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिएगा हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं उनके ही ये नाम है। जैसे हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कैसा है? मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या नाम दे सकते हैं मित्रों? हम मरु कह सकते हैं। क्या कह देंगे? मरु। इसी प्रकार मेरु का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम क्या कह सकते हैं? मेरु कहा जा सकता है। माल पठारी क्षेत्र और हम बात करना चाहें दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है या पठारी प्रदेश है इसको हम किसके नाम से जान सकते हैं? माल के नाम से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से जरूर आप ध्यान रखें प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस किस प्रकार से नाम जाने जाते हैं। इसलिए शब्दावली की बात करते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है मरुस्थलीय शब्दावली। मरुस्थलीय शब्दावली तो देख लीजिएगा मित्रों मरुस्थलीय जो शब्दावली है इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आती है प्लाया झील। जैसे हम बात करें प्लाया झील, इसके बाद में रन
इसके बाद में बालसन, और मित्रों इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे तो आ जाएगा खड़िन। क्या आ जाता है? खड़िन। क्या होते हैं ये देखिए, प्लाया झील, रन, बालसन और खड़िन, ये क्या होते हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, तो जरा ध्यान दीजिए। ये जो बालू का स्तूप है, इस प्रकार से बने हुए हैं ये बालू का स्तूप। क्या है ये? बालू का स्तूप। हमने देखा कि क्या होते हैं बालू का स्तूप, कि अपर्दन या निक्षेपण का ही प्रतिफल होते हैं बालू का स्तूप। पश्चिमी राजस्थान में वायु अपर्दन द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो टीले नुमा आकृति का बनना होता है, और वो टीले नुमा आकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। ये जो मित्रों ये जो क्षेत्र है ये आ जाएगा निम्न भूमि, ये आ जाएगा निम्न भूमि क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा ये जो बालू का स्तूप है और इसके मध्य की जो निम्न भूमि है, ये वाले क्षेत्र, होता क्या है? वर्षा के दिनों में वर्षा का जो जल है, वर्षा जल इस प्रकार से यहां पर आता है, वर्षा का जल। और मित्रों ये वर्षा का जल यहां पर क्या हो जाता है? इस निम्न भूमि में भर जाता है। वर्षा का जल क्या हो जाता है? इस निम्न भूमि में भरता है, और इस निम्न भूमि में वर्षा का जब जल भर जाता है तो यह निम्न भूमि ही वर्षा के जल भरने के बाद अस्थायी झील बन जाती है। कैसी झील बनेगी? अस्थायी झील। और इसको ही क्या कहा जाता है मित्रों? प्लाया कहा जाता है। वर्षा का जल बालू का स्तूपों के मध्य भरता है जिस निम्न भूमि में, और ये अस्थायी झीलें बनती हैं, और इनको क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो अस्थायी झीलें बनती हैं, और अस्थायी झीलें बनने के बाद में यहां से जल सूख जाता है, और जल सूखने के बाद में मित्रों यहां से ये क्षेत्र जो दलदली बन जाता है, ये क्षेत्र क्या बन जाता है? दलदली क्षेत्र बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। और हम बात करें कि दलदली क्षेत्र यानी वर्षा का जल बनकर भरा, अस्थायी झीलें, कुछ समय के लिए झीलें बनी, फिर वो जल जब सूख जाता है तो दलदली क्षेत्र बन जाता है, और वो क्या कहलाता है? रन के नाम से जाना जाता है। और मित्रों ये जो इस प्रकार के मैदान बनते हैं, अस्थायी झीलों के बनने वाले जो मैदान हैं, इन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बालसन के नाम से जाना जाता है। तो बालसन क्या होगा? ये जो बनने वाले मैदान हैं, या बालसन का एक ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ों के मध्य में बनने वाली जो झील है वो बालसन है। तो मध्य में जो मैदान बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? बालसन। अब हम बात करना चाहें खड़िन, ये क्या होता है? एक इस प्रकार से जल संरक्षण की विधि हो गई है। क्या हो गई? जल संरक्षण। ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है कि दो बालू का स्तूपों के मध्य इस प्रकार से हम, जैसे हम गांव की भाषा में कह सकते हैं तो एक शब्द आता है एनीकट। क्या आता है? एनीकट। कि जो पहाड़ होते हैं हमारे, उन पहाड़ों के बीच में जो नरेगा के तहत कार्य होते हैं, उन नरेगा में कार्यों में एक पाल बना दी जाती है, और उसको क्या कहा जाता है? कि भाई एनीकट बना दिया। इसी प्रकार से हम देखना चाहें यहां पर कि ये जो बालू का स्तूप है और इनके मध्य ये जो निम्न भूमि में जल भर जाता है, ये एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि थी। क्या थी ये? परंपरागत जल संरक्षण विधि। परंपरागत जल संरक्षण विधि थी, और इसको क्या कहा जाता था? खड़िन। जल संरक्षण जो विधि है परंपरागत, इसको क्या कहा जाता था? खड़िन कहा जाता था। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मित्रों पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। पुष्करना जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा यह विधि अपनाई गई थी, परंपरागत जल संरक्षण विधि। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार पूछा जाता है कि खड़िन क्या है। एक तो खड़िन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि परंपरागत जल संरक्षण की विधि है खड़िन, जो पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा कौन से जिले में
ये जरूर याद रख लें आप, जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण की विधि को क्या कहा गया? खड़ीन कहा गया। लेकिन मित्रों, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन से राज्य में कृषि का एक प्रकार है जो खड़ीन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का राजस्थान राज्य है जिसमें कृषि का एक प्रकार भी है खड़ीन। तो इस खड़ीन को हम कह सकते हैं कृषि का प्रकार। कृषि का प्रकार, तो खड़ीन एक कृषि का प्रकार भी है जो हमारे राजस्थान में है। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से राज्य में जो है कृषि का एक प्रकार खड़ीन पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन में होगा हमारा राजस्थान, जिसमें खड़ीन कृषि है। तो खड़ीन दो संदर्भ में आया, खड़ीन परंपरागत जल संरक्षण विधि पुष्करना ब्राह्मणों की, और खड़ीन कृषि का एक प्रकार है जो यहां पर इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से खड़ीन का प्रकार है। हम देखना चाहें मित्रों कि ये जो बालू का स्तूप है, हम बात कर रहे थे बालू का स्तूपों की, बालू का स्तूपों की दृष्टि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो राजस्थान में कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो मित्रों जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में पाए जाएंगे? जैसलमेर जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए यह बना हुआ है, यह प्रश्न आपसे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो पाए जाते हैं? तो राजस्थान का एकमात्र जिला जोधपुर जिला है। कौन सा जिला है मित्रों? जोधपुर जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने बने कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला जिला है तो जैसलमेर, लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूपों वाला जिला है तो कौन सा होगा मित्रों? जोधपुर जिला है, जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक लाठी सीरीज क्षेत्र। क्या आएगा मित्रों? लाठी सीरीज क्षेत्र। क्या है ये लाठी सीरीज क्षेत्र? बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, देख लीजिएगा। लाठी सीरीज क्षेत्र, सेवण घास का मैदान। क्या है मित्रों ये? सेवण घास का मैदान। सेवण घास का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र। या फिर इसको हम सेवण घास को लिलोण भी कह सकते हैं। लिलोण घास, सेवण घास कह दीजिए या लिलोण घास। सेवण घास या लिलोण घास है, इसका मैदान है जो लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाता है। यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है ये? भूगर्भीय जल पट्टी है। इसका जो विस्तार है पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर, कौन से जिले में है? जैसलमेर में ही है। और जैसलमेर में कहां से कहां तक है? पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार पाया जाता है। हम बात करें कि यह जो लाठी सीरीज क्षेत्र है ये थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसमें पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। थार का मरुस्थल कह दीजिए या हम कह देंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पारिस्थितिकी संतुलन का उदाहरण है। ये थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पारिस्थितिक संतुलन का उदाहरण है लाठी सीरीज क्षेत्र। हम बात करने चाहें कि जो लाठी सीरीज क्षेत्र है इसको थार का मरुस्थल का नखलिस्तान
नखलिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल का नखलिस्तान अगर हम कहेंगे तो किसको कहा जाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र को, या फिर इसको कहा जाता है ओएसिस। थार के मरुस्थल का ओएसिस भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल का ओएसिस या थार के मरुस्थल का नखलिस्तान है सबसे महत्वपूर्ण शब्द, तो लाठी सीरीज क्षेत्र है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मित्रों, लाठी सीरीज क्षेत्र है कहां पर? ये मैंने कहा कि जैसलमेर जिले में है। ये कहां पर है मित्रों? जैसलमेर जिले में है लाठी सीरीज क्षेत्र। घास सेवण घास का मैदान है, या सेवण घास को लिलोण घास, जो पशुओं के लिए एक पौष्टिक घास होती है। ठीक है, भूगर्भीय जलपट्टी है ये, और पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य में है, और यह थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में जो है पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसको थार के मरुस्थल का नखलिस्तान कहा जाता है, लाठी सीरीज क्षेत्र को। हम इस सेवण घास की बात करना चाहें, यहां पर कई प्रकार की घासें, सेवण घास, दामन घास, करंड घास, मोरत घास, इस प्रकार की घासें। आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाता है, सेवण, करंड, मरण, मुरण, गराण, ये क्या है निम्न में से? घास की नस्लें, भैंस की नस्लें या गाय की नस्लें, इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न। तो सीधा सा मित्रों, ये किसकी नस्लें हैं? घास की नस्लें हैं। सेवण है, धामन है, करंड है, मरण है, लिलोण है, ये सभी हैं किसकी नस्लें हैं? घास की नस्लें हैं। हम बात करना चाहें सेवण घास। सेवण घास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि ये पौष्टिक होती है। क्या होती है? पौष्टिक। और पौष्टिक होने के साथ साथ यह इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इस सेवण घास की बात करना चाहेंगे मित्रों, तो हमारा जो राजकीय पक्षी है गोडावन, गोडावन अक्सर अपने अंडे कहां पर देता है? सेवण घास पर देता है, इसलिए गोडावन पक्षी की शरणस्थली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? गोडावन पक्षी की शरणस्थली, शरणस्थली या प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। गोडावन पक्षी की शरणस्थली या प्रजनन स्थली के रूप में किसको जाना जाता है? सेवण घास को जाना जाता है, क्योंकि गोडावन पक्षी अपने अंडे हैं जो सेवण घास पर ही देता है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि गोडावन पक्षी अपने अंडे देता है, तो वहां पर मित्रों सेवण घास ना आया था, तो धरती पर आया था वहां पर ऑप्शन में, तो धरती पर सेवण घास होती है तो धरती पर होगा। ठीक है, वैसे सेवण घास गोडावन पक्षी अपने अंडा देता है, इसलिए इसकी प्रजनन स्थली और शरणस्थली के रूप में गोडावन पक्षी की शरणस्थली के रूप में जानी जाती है। ये सेवण घास और पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। आज की क्लास में हम यहां तक ही बात करेंगे। मित्रों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये कंटेंट पहुंचे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और अपने जीवन के मूल्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।